आज वर्ल्ड मैप पर जो कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशन दिखाई देते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे और ये भी तय है कि आगे भी ऐसे नहीं रहेंगे। 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, यानी दुनिया बनकर उजड़ चुकी है। ना जाने कितने बड़े बड़े जीव आए और चले गए और फिर यहाँ आए इंसान, यानी हम और आप। मगर क्या आप जानते हो कि हम भी धरती पर रहने वाले आखिरी और फॉरएवर नहीं होने वाले हैं? पता है क्यों? क्योंकि जल्दी आने वाला है छठा मास एक्सटिंक्शन, जिसकी बात हर धर्म की पवित्र किताब में की गई है, चाहे फिर वो बाइबल हो, कुरान हो या फिर हिंदू धर्म ग्रंथ ही क्यों ना हो। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया भर में एक खास पहचान हासिल है, वह दुनिया के अंत की डेट पहले से जानती थी। मगर इसके बावजूद वो लगातार इसे दुनिया से छुपाती आ रही है। मगर सवाल ये है कि आखिर CIA को यह सब पता कैसे चला और आखिर कब होने वाला है दुनिया का अंत? जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए डिटेल में जानते हैं CIA को क्या और कितना पता है। ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1966 में, जब US के एयरफोर्स इंजीनियर ने द एडम एंड ईव स्टोरी नाम की एक किताब पब्लिश की थी। इनका नाम था चैन थॉमस। वैसे तो एडम और ईव की कहानी दुनिया के लिए नई नहीं है, मगर इस किताब में कुछ ऐसा जरूर था जो दुनिया ने पहले नहीं सुना था। इसमें उन्होंने फ्यूचर एक्सटिंक्शन इवेंट्स और उनके पीछे के कारणों को डिटेल में बताया था, वो भी साइंटिफिकली। जैसे ये सारी बातें CIA को पता चली तो उन्होंने इस किताब को न केवल जब्त कर लिया बल्कि इसे बाहर ही नहीं आने दिया और इसे पब्लिश करने पर रोक लगा दी गई। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त पूरा अमेरिका डिस्टर्ब था। दरअसल ये वही दौर था जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अमेरिका पर मंडरा रहा था। अमेरिका की जनता क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की वजह से पहले ही डर के माहौल में थी। इसलिए CIA नहीं चाहती थी कि इस किताब की वजह से माहौल में और भी ज्यादा डर फैले और लोगों में सोशल अनरेस्ट हो। वैसे क्यूबा क्राइसिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक्चुअल में 1962 में रूस ने क्यूबा बॉर्डर पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए थे, जिसकी वजह से रूस और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई थी और लोगों को लगने लगा था कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और ऐसे ही समय पर थॉमस की किताब आई थी, इसलिए CIA ने इसे पब्लिश नहीं होने दिया। लेकिन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस तो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया था, मगर इस किताब को बाहर आने में 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 50 साल लग गए और फिर 2013 में यह दुनिया के सामने आई। 2013 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आखिरकार यह बुक पब्लिश करनी पड़ी। जैसे यह बुक मार्केट में आई तो लोगों की रातों की नींद उड़ गई। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चैन थॉमस ने इस किताब में अलग अलग मिथोलॉजिकल स्टोरीज को कोट किया था, जिसमें दुनिया के अंत की कहानी थी। साथ ही उन्होंने इसके सिमिलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया और फिर उन पैटर्न्स को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश भी की थी। थॉमस के अनुसार बड़े बड़े कल्चर्स में जितनी भी कैटाक्लिज्म की कहानियां लिखी गई हैं, वह इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी है और जल्द ही वह रियलिटी एक बार फिर दोहराई जाने वाली है। क्योंकि ये तो आपने भी सुना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। हमें पता है अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मिथोलॉजिकल स्टोरीज पर कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर कहानियां तो केवल लोगों को डराने के लिए लिखी जाती थी। लेकिन थॉमस ने केवल कहानी नहीं बताई बल्कि उसे साइंस से भी जोड़ा। इसके बाद बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सामने आए और उन्होंने चैन थॉमस के एविडेंस की न केवल जांच पड़ताल की बल्कि उसे अच्छे से समझा भी। और फिर जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था, क्योंकि यही वो पहली किताब थी जब यह प्रूव हुआ कि भले ही कोई भी धर्म हो, कोई भी कल्चर हो, सब में एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से लिखा गया था। सबसे पहले बात करते हैं बाइबल की, जिसमें एक फेमस नोआ की कहानी मिलती है। भगवान ने बुराई को खत्म करके धरती पर अच्छाई को लाने का फैसला किया और फिर एक नोआ नाम के इंसान को एक नाव दी ताकि वह अपने परिवार और दुनिया के हर एक जोड़े को बैठा सके, ताकि इस बाढ़ के बाद फिर से धरती पर जीवन बन सके। इसमें हर एक जोड़ा बिठाना था, फिर चाहे वह जीव हो, जंतु हो या इंसान ही क्यों ना हो। हमें पता है इस कहानी को सुनकर आपको भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की याद आ गई होगी, क्योंकि मत्स्य अवतार में मनु नामक एक राजा को एक जहाज बनाकर दिया गया था, जिसमें उन्होंने जानवरों और कुछ इंसानों को बाढ़ से बचने के लिए रखा था। तो देखा आपने कि ये दोनों कहानियां कितनी मिलती जुलती हैं, मगर यह तो इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बेबीलोनियंस के गिलगमेश, सुमेरियन डायनेस्टी, चीन का गुन्यू फ्लड, ग्रीक्स का डुकालियन और यही नहीं 30 से ज्यादा और ऐसे कल्चर देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें इसी इवेंट का जिक्र किया गया है।
तो खुद सोचिए, इतनी सारी कल्चर में एक ही कहानी। अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकती ना। इसीलिए थॉमस को लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। इसलिए उसने इसे गहराई से जानने की कोशिश की। और जब उन्होंने इसकी टाइमलाइन को देखा तो पता चला कि ये सभी डिजास्टर लगभग 7000 से 9000 साल पहले हुए हैं। जैसे ही टाइमलाइन मिली तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को ढूंढना शुरू कर दिया और फिर उनके सामने आई 2 सभ्यताएं जो इन फ्लड्स की वजह से तबाह हो गई थी। और इसमें उनकी मदद की फेमस ग्रीक फिलोसफर प्लेटो की बुक ने। दरअसल प्लेटो ने अपनी 2 किताबों में 9000 साल पहले अटलांटिक ओशन में मौजूद एटलांटिस नाम की एक एडवांस सिविलाइजेशन का जिक्र किया था, जो किसी वजह से पानी में डूब गई थी। लेकिन इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह पानी में कुछ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में बना हुआ था जिसे उस वक्त डिजाइन कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसी वजह से लोगों ने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया और यह किताबें केवल किताबों तक ही लिमिटेड रह गईं। मगर 1965 में साइकोलॉजिस्ट को एटलांटिक ओशन से सटे मॉरिटानिया कंट्री में कुछ ऐसा ही मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मिला जिसे कहा जाता है द रिचर्ड स्ट्रक्चर। यह बिल्कुल प्लेटो की एटलांटिस सिटी से मिलता जुलता था, जिस पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इसे हम एटलांटिक से लिंक नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरी तरह से नेचुरल है और उसके मैन मेड होने के चांसेस काफी कम हैं। इसलिए वे उसे यहाँ पर एटलांटिस नहीं मानते और वह दूसरे एविडेंस ढूंढने लगे। और आखिरकार उन्हें एक एविडेंस मिल ही गया जो उनके मास एक्सटिंक्शन की थ्योरी को सच साबित कर सकता था। उन्हें अपना पहला एविडेंस मिला योनागुनी मॉन्यूमेंट के रूप में। योनागुनी स्मारक की बात की जाए तो यह ताइवान से 100 किलोमीटर दूर अंडर वाटर मौजूद है। योनागुनी स्ट्रक्चर को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह नेचुरल है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स हैं। इसके बाद थॉमस थोड़ा और आगे गए और रिसर्च करने के बाद में उन्हें एक और एंशिएंट लैंड के बारे में पता चला जिसका नाम था ईस्टर आइलैंड। वहां पर कुछ स्टैचू मौजूद थे जिसे मोआई कहा जाता है। अगर मोआई स्टैचू की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे थे जो जमीन में दबी हुई हालत में सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे। इसके बाद में इन्हें एक्सट्रैक्ट किया गया और स्टडी की गई। स्टडी के बाद पता चला कि ये स्टैचू पानी के भारी फोर्स की वजह से जमीन में धंस गए थे। साथ ही ये काफी ज्यादा एरोड भी हो गए थे। हो सकता है ये ग्रेट फ्लड में ही दबे होंगे। ऐसा माना जाता है कि इस स्ट्रक्चर को लोकल रापा नुई कम्युनिटी ने बनाया था। थॉमस ने रापा नुई कम्युनिटी के बारे में स्टडी की तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स और अमेरिका के नेटिव रेड इंडियन कम्युनिटी से ये लोग काफी हद तक मिलते जुलते थे। अब उनके पास में 2 अंडर वाटर सिविलाइजेशन मौजूद थी, जिसकी वजह से थॉमस को यह यकीन हो गया कि फिर से होने वाला एक्सटिंक्शन कोई मिथोलॉजिकल इवेंट नहीं बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट ही था। मगर सवाल यह था कि इतना बड़ा फ्लड आखिर आया कैसे? आखिर इसके ट्रिगर होने का रीजन क्या था? इसके लिए आपको एक थ्योरी को जानना होगा। दरअसल थॉमस ने खुद एक नई थ्योरी पेश की थी। यह ऐसी थी जो आज से पहले कभी किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं की थी और यह थ्योरी थी पोल शिफ्ट की थ्योरी। एक्चुअल में चैन थॉमस का ऐसा मानना था कि मास एक्सटिंक्शन के ट्रिगर होने के पीछे का रीजन धरती के पोलर रीजन और दूसरे लैंड का शिफ्ट हो जाना था। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर रोड पर 2 गाड़ियां हैं लेकिन सामने वाली कार रुक जाए तो इन दोनों के मोशन में होने वाले डिफरेंस की वजह से दोनों की टक्कर हो जाएगी। ऐसा ही कुछ चैन थॉमस ने लॉजिक अप्लाई किया। एक्चुअल में धरती अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, जिसकी वजह से सभी लैंड मास, सीज, ओशन, एटमॉस्फेयर भी रोटेट करते हैं। लेकिन लैंड मास के मोशन में जब अचानक से कोई चेंज आ जाए तब ओशन उनसे फोर्सफुली टकरा जाएंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब होगा भयंकर बाढ़ का आना। अपनी इस हाइपोथेसिस को सच साबित करने के लिए थॉमस ने पोलर रीजन्स की टाइमलाइन को स्टडी किया और तब उनके सामने आया एक ऐसा सच जिसने उनकी इस हाइपोथेसिस को सच साबित कर दिया। दरअसल इसी टाइम पर उन्हें साइबेरिया में वूली मैमथ फॉसिल्स का डेटा मिला जिसकी मौत इंस्टेंट फ्रीजिंग के कारण हुई थी। और साइबेरिया की अगर बात की जाए तो यह आज के नॉर्थ पोल से कुछ 6500 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब पहले यह इलाका पोल के करीब हुआ होगा। साथ ही उन्हें एंटार्क्टिका में इक्वेटर पर पाए जाने वाले प्लांट्स के फॉसिल्स भी मिले, जिससे यह साबित हो गया कि एंटार्क्टिका इससे पहले पोल पर मौजूद था ही नहीं। यह सारे एविडेंस एक ही ओर इशारा कर रहे थे और वह डायरेक्शन थी पोल शिफ्ट की डायरेक्शन। मगर इतने बड़े इवेंट के कारण को एक्सप्लेन करने वाली एक प्रॉपर थ्योरी उनके पास नहीं थी। 1959 में जब मैग्नेटिक पोल्स के डिविएशन की थ्योरी लाइमलाइट में आ गई तब थॉमस ने इसे ही पोल शिफ्ट का रूट कॉज समझ लिया। चैन थॉमस के अकॉर्डिंग धरती की तीनों इनर लेयर्स, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट एक ऐसे स्टेट में है जिसकी वजह से उनमें सेम डायरेक्शन में फ्लो होने वाला स्टेबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होते हैं। और इन्हीं स्टेबल फील्ड्स की वजह से लिक्विड, आउटर कोर और मेंटल सॉलिड बिहेवियर दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का क्रस्ट इंटैक्ट बना रहता है।
मगर जब इनर कोर का आयनाइज्ड मेंटल आउटर कोर में पहुंचने लगता है तब इस फील्ड में डिसबैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों लेयर्स लिक्विड बन जाती हैं और उनके ऊपर से क्रस्ट का लैंड मास बहने लगता है, यानी फ्लोट होने लगता है। अब उस वक्त के हिसाब से यह लॉजिक बेस्ट फिट हो रहा था, क्योंकि तब लैंड मासेस के शिफ्ट करने की कोई प्रॉपर थ्योरी हमारे पास नहीं थी। मगर 1968 में आखिरकार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, जिसे पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, जो एक जानी मानी थ्योरी है। मगर अफसोस, इससे थॉमस की थ्योरी की कॉम्पिटिटिविटी खत्म हो गई। इसके बाद से थॉमस की थ्योरी को फिक्शन के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन इसके बावजूद CIA ने इसे छुपा कर रखा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में CIA ने जानबूझकर इसे छुपा कर रखा था या वे केवल क्यूबा क्राइसिस की वजह से परेशान थे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।